हाँ, तो हम लोग फेयर ट्रायल के लिए कह रहे थे कि ट्रायल स्पीडी होना चाहिए, मेनका गांधी के केस में कहा। फिर भी सेक्शन 309 में उसने कहा कि पोस्टपोन या एडजॉर्नमेंट किया जा सकता है, अगर कोर्ट को उचित लगता है तो वो पोस्टपोनमेंट या एडजॉर्नमेंट उस पर ला सकता है। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि अगर कोर्ट में किसी एक जज ने कुछ कह दिया है, एक जज कोई रिकॉर्डिंग कर गया है और दूसरा जज अगर रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उस प्रोसीडिंग को चालू माना जाएगा और वहीं से उसकी शुरुआत होगी जहां पर उसने छोड़ा था। ठीक है, इसमें सेक्शन 326 में उसने कहा था कि जो भी वो पार्टली रिकॉर्ड कर गया था उस रिकॉर्डिंग को वैलिड माना जाएगा और आगे की प्रोसीडिंग शुरू करी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आए थे सेक्शन 319 पे। सेक्शन 319 में एक बात उसने कही है कि अगर ट्रायल चल रहा था, एक्यूज्ड उसने तब बनाए थे या एक्यूजेशन तब हुआ था जब पुलिस ने रिपोर्ट लगाई और काम शुरू हो गया था उस पर, लेकिन पुलिस के एक्विजिशन के बाद, पुलिस के एक्विजिट करने के बाद, अगर बयानों की रिकॉर्डिंग करने के बाद कोर्ट को यह एहसास हुआ कि नहीं इसमें और भी एक्यूज्ड हैं, पुलिस ने तो जो चार्जशीट बनाई थी वो उसने बनाई थी, लेकिन अब उसको एहसास हुआ कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं, अगर कुछ और लोग भी उनके अनुसार उसमें शामिल हैं तो उस सेक्शन 319 ट्रायल कोर्ट को यह पावर देता है कि अब उनको सम्मन करके बुलाया जाए। सेक्शन 319 पावर देता है कि उनको सम्मन करके बुलाया जाए, लेकिन याद रखने की बात यह है कि अगर जिनके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, जिनके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जा चुका है और जो लोग अब उसमें इन्वॉल्व माने जा रहे हैं या जिनकी एंट्री मानी जा रही है, तो अभी तक कोर्ट अब कोर्ट कब उनको कॉग्निजेंस लेगी नए लोगों का, क्योंकि अब नया व्यक्ति जो आया है उसको वो इन्वॉल्व करेगी एज एन एक्यूज्ड और सम्मन करेगी 319 में, लेकिन कब? याद रखेंगे कि कोर्ट अपने आप तुरंत नहीं कर देगी, जब तक कोर्ट बयानों को रिकॉर्ड ना कर ले, जब तक कोर्ट फर्दर बयानों को रिकॉर्ड ना कर ले तब तक कोर्ट किसी भी प्रकार का सम्मन 319 के तहत नहीं कर सकती, क्योंकि ये कॉग्निजेंस स्टेज नहीं है, ये स्टेज बदल चुकी, कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, प्रोसीडिंग चालू हो गई है। एविडेंसेस आने के बाद, विटनेसेस के बोलने के बाद कोर्ट को यह एहसास हुआ, विटनेसेस के बोलने के बाद कोर्ट को यह एहसास हुआ कि वाकई में इसमें कोई और भी है, तो उसको कॉल कर रही है कोर्ट, उसको सम्मन करे या उसको वारंट करके उठवा रही है कोर्ट। तो कोर्ट को यह चाहिए कि कोर्ट ये दिखाए कि हम कब सेटिस्फाइड हुए इस बात से कि ये भी थे, हमको कैसे पता लगा ये भी थे। जब तक एक्यूजेशन शुरू में नहीं हुआ था तो अब बयान ही तो आएंगे, एविडेंस ही तो आए होंगे तुम्हारे पास, तो एविडेंसेस और विटनेसेस के आने के बाद, उनके बयानों के रिकॉर्ड किए जाने के बाद ही अब 319 के ऑर्डर किए जाने चाहिए। उससे पहले अगर ऑर्डर किए जाते हैं तो फिर यह माना जाएगा कि ये ऑर्डर कहीं ना कहीं कुछ कमियां या खामियां लेके आए। अरे वो खुद का स्टेटमेंट कैसे? प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी विटनेस आया हो, सपोज वो स्वयं विटनेस बन के आया और उस दिन कबूल गया, तो वो दूसरी बात हो गई। और कोई किसी और ने कह दिया तो कोर्ट उसमें 319 में सम्मन तो उसको कर रहा है, एक्यूज्ड उसको बना रहा है, एक्यूज्ड बनाने के लिए उसको ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रायल चल रहा है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ लगता है कोर्ट को कि जो ट्रायल चल रहा है उस पर कोई फर्क पड़ जाएगा, तो कोर्ट उस मामले में फिर दूसरा ट्रायल शुरू करने के ऑर्डर कर सकता है कि उक्त व्यक्ति के पास बाद एक नया ट्रायल शुरू कर दे। एक मुकदमा इस समय टेलीविजन पे चल रहा है, बड़ा अच्छा सा मुकदमा है, और सिंह वाला उस पर चल रहा है कलर्स पे, एक एक्सीडेंट का मामला है। अब उस मामले को जरा समझने का प्रयास करें, वो मामला कैसा है। एक महिला रात में बड़ी बारिश में कार लेके जा रही है
उसको कुछ लगा, जब उसने कार अपनी टर्न की तो उसको कुछ लगा कि कुछ नीचे दब गया है। वो महिला ने कार रोकी, उतर के आई, उतर के आने के बाद उसने देखा कि वहां कुछ नहीं था। महिला ने कार स्टार्ट की और फिर वो चली गई अपने घर। पुलिस को एक डेड बॉडी मिली और जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ वो एक चौराहा था और बड़ी बिल्डिंगों के कैमरे वहां लगे हुए थे और महिला को निकलते हुए उन कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया, उसकी तस्वीर आ गई। वो महिला भी एडवोकेट है और उसका पति भी एडवोकेट है। पति ने अपना वकालतनामा लगाया कि भाई महिला को मैं बचाऊंगा। एविडेंसेस सारे, क्योंकि टायर के जो निशान हैं, उस जो व्यक्ति मरा है उसकी बॉडी पर टायर के निशान जो मिले उसकी गाड़ी के थे, उसके टायर पर जो खून के निशान मिले वो उसके थे, डेड बॉडी की शिनाख्त करी गई वो वही व्यक्ति था, जो पोस्टमार्टम में टाइमिंग आई वो वही टाइमिंग दिखाई है उन्होंने जिस टाइम पर एक्सीडेंट हुआ। महिला ने कार रोकी और उसको कैमरों ने रिकॉर्ड किया कि महिला इस समय निकली और उसको लगा कि कुछ हुआ है। इतने काम हुए। जो मरा है, मृतक का बाप भी एडवोकेट है। समझ गया कौन सा वाला हुआ उसमें। वो कह रहा है और उनकी आपस में पहले से दुश्मनी है। वो कह रहे हैं कि हम इसको सजा करवा के रहेंगे। अब जिस समय उसमें बहस चल रही थी कोर्ट में, उस एडवोकेट ने यह कहा, महिला के एडवोकेट यानी कि उसके पति ने यह कहा कि मैं कन्फेस करता हूं कि गाड़ी मैं चला रहा था। महिला गाड़ी से बाहर निकली, केवल महिला को किसी ने गाड़ी चलाते नहीं देखा, महिला को कार से बाहर निकलते देखा कैमरों ने। इसका मतलब यह नहीं होता कि एक्सीडेंट महिला ने किया। और उसने कहा कि एक्सीडेंट मैंने किया था, मैं कार चला रहा था, ये मेरे साथ बैठी थी। अब क्या होना है इसमें? अगर इस बात के एविडेंसेस और नहीं आ पा रहे हैं कि वो महिला ही कार चला रही थी, तो महिला तो बेनिफिट ऑफ डाउट ले गई, क्योंकि कन्फेशन आ रहा कहीं और से। कन्फेशन करके वो आ गया। अब उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, उसको एक्यूज बनाया जाएगा, फिर न्यू ट्रायल चलेगा। नए ट्रायल में अब क्या उसके खिलाफ ये प्रूफ किया जा सकता है कि यही कार चला रहा था? नहीं, क्योंकि उसकी वो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। वो किसी के कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर क्या उसको एक्यूज बनाया जा सकता है? जब तक उसका कॉरपोरेशन कहीं और से ना हो जाए, किसी को भी एक्यूज नहीं बनाया जा सकता, तो किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती, या एक्यूज के स्टेटमेंट को कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। एक्यूज क्यों कर रहा है? उस महिला को बचाने के लिए। महिला को कार चलाते किसी ने देखा नहीं और वो कन्फेशन दे रहा है। जैसे ही कन्फेशन आया, महिला तो मुक्त हो जाएगी और वो स्वयं एक्यूज हो जाएगा। एक्यूज जब वो हो जाएगा तो प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड डाउट उसके खिलाफ प्रूफ करना पड़ेगा, ये ड्राइवर था और ये गाड़ी लेके आया और इसने एक्सीडेंट कर दिया। इसका मतलब उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट देके दोनों को छुड़ा लिया। ये भी खुद बच गया उधर। और अगर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट ना देता तो सरकमस्टांशियल एविडेंस उसको फांस देते। क्योंकि सरकमस्टांशियल एविडेंसेस को जब आप एविडेंस एक्ट के तहत मिलाएंगे तो वो एक सीरीज बना रहे थे, और उन सरकमस्टांशियल एविडेंसेस के आधार पर महिला वहां पर एक्यूज, वहां पर कन्विक्टेड मतलब ऑफेंडर घोषित हो जाएगी। सर, लेकिन ये साबित किया जा सकता था कि वो लेडीज ही गाड़ी चला रहा था। कैसे? कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि क्या कहते हैं, लेडीज गाड़ी से उतरी, बस। ड्राइविंग सीट पर लेडीज है या नहीं, ये नहीं देख ये नहीं है, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइविंग सीट की साइड से उतरेगा और साइड से तो नहीं उतरेगा। वो जब उतरी है तो गाड़ी उसने आगे खड़ी की है और आगे खड़ी करने के बाद वो वापस आई है, और वापस आके उसने उस जगह पे देखा है कि क्या दब गया नीचे। जो मृतक है, विक्टिम का पिता और उसका एडवोकेट ये कह रहा है कि वो एक्सीडेंट होने के बाद भागा होगा, तड़प के इधर उधर चला गया झाड़ियों में, इसलिए नहीं दिखाई पड़ा। वो कह रही हम देखने आए थे, हमको दिखाई पड़ा नहीं कहीं। कह रहा वो जिसका एक्सीडेंट हुआ इधर उधर तड़प के गया होगा, मर गया आगे। ठीक।
कहने का मतलब यह है कि कोर्ट 319 के तहत किसी को सम्मन करे या वारंट करे या उसको केस में तलब करे, वो तभी करेगी जब एविडेंसेस आ चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही कोर्ट को आभास हो जाए कि नहीं ये भी थे, इनको खींच लिया जाए। तो जब विटनेसेस की स्टेटमेंट आएंगे और उन स्टेटमेंट के आधार पर कोर्ट प्राइमा फेसी इस बात से सेटिस्फाइड होती है कि ये भी एक्यूज था, अगर वो सिंगल एक्यूजेशन हो रहा है और बाकी को छूट रहा है, नया ट्रायल शुरू कर देगा, इनके खिलाफ फेयर ट्रायल चलाया, नया ट्रायल चलाया जाए। और अगर उसको लग रहा है कि ये को एक्यूज बन रहे हैं तो उसी में उसको शामिल कर लेगा, को एक्यूज बनाकर। क्लियर? इसलिए 319 के तहत अगर कोई बात सामने आती है तो वो एविडेंसेस आने के बाद ही हो सकता है, बिना एविडेंसेस की स्टेज पास किए या बिना एविडेंसेस के आए कोई भी 319 का ऑर्डर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा कंप्लेनेंट या विटनेसेस कोर्ट में उपस्थित होते हैं, उनकी उपस्थिति के लिए कोर्ट को यह पावर है धारा 312 के तहत कि वो ऑर्डर करे सरकार को कि इनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, इनको एक्सपेंसेस दिए जाए। विटनेसेस या उनकी तरफ से जो भी विटनेसेस कह रहे हैं, एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन की तरफ से, दोनों में से जिसकी तरफ से विटनेसेस आ रहे हैं, उन विटनेसेस के एक्सपेंसेस का खर्चा सरकार उठाए, ये ऑर्डर कर सकती है कोर्ट, अगर कोर्ट को ऐसा उचित लगता है तो। ठीक, सरकारी एक्सपेंस पे होना चाहिए, क्योंकि विटनेस कोर्ट का सहायक होता है हमेशा, और कोर्ट की सहायता करने के लिए अगर विटनेस आया है तो भैया उसका खर्चा भी तो दे दो कुछ आने जाने का। तो कोर्ट को पावर है कि वो धारा 312 के तहत सरकार को इस तरह का ऑर्डर दे कि विटनेसेस का खर्चा दिया जाए। ठीक है? इसके अलावा अगर प्रोसीडिंग के दौरान या ट्रायल के दौरान या इंक्वायरी के दौरान कोर्ट को यह लगता है कि भाई बिना मौके पर जाए, मौका मुआयना करे बगैर इस मामले में मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, बिना मौका मुआयना किए हुए हम इस मामले में जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ये कोर्ट को एहसास होता है, तो धारा 310 में ये कोर्ट को राइट है कि वो लोकल इंस्पेक्शन करे। कोर्ट को ये पावर है कि वो लोकल इंस्पेक्शन धारा 310 के तहत ऑन स्पॉट करने जाए। कहां? जहां पर माल रखा गया था, बॉडी रखी गई थी, या जिस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ, या जहां पर भी उसको संभावित लगता है, तो वो इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान उस जगह पर जाकर स्वयं इंक्वायरी करे। इंस्पेक्शन, जिसको लोकल इंस्पेक्शन कह रहे हैं, वो लोकल इंस्पेक्शन करे, ये उसको राइट बनता है। ठीक है? पुलिस को लेके जाएगा ना, पुलिस को लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा? पुलिस। अकेले जाए तो क्या मना कर दोगे? अच्छा, अकेले भी जाएगा। पुलिस को क्यों लेके जाएगा भाई? क्योंकि इंस्पेक्शन करने जा रहा है, तो कोर्ट में मामला है, पुलिस से कोई मतलब ही नहीं, अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस ले जाए, कोई मन ना डाले इनको, कोई हमला मेरे ऊपर ना कर दे, वो तो उसकी अपनी इंस्पेक्शन है ना, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जा रहा है ऑन स्पॉट। अब उससे ना एक्यूज से कोई मतलब है ना पुलिस से कोई मतलब है। वो जो आपने दोनों लोगों ने कहा है वो कह रहा है ऑन स्पॉट हम देखेंगे जाके। उसने कहा साहब बिल्डिंग ऐसी थी, टेढ़ी थी, और टेढ़ी बिल्डिंग से इसने ऐसे करके एंगल बनाया तो साहब सीधी गोली लगी जाके। वो कह रहा हमें समझ में नहीं आ रहा बिल्डिंग कैसी टेढ़ी होके तुमने कैसा मेड़ा बंदूक चला दी, टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया। कह रहा हम स्वयं स्पॉट पे देखेंगे जाके बंदूक कैसे चली, जाके स्पॉट पे देखेगा 310 में। ठीक, इसके अलावा वो कमीशन अपॉइंट कर सकता है, कमीशन को भेज सकता है, और नहीं तो जो उसके पास एविडेंसेस आए उन एविडेंसेस के आधार पर ही अपना आगे कार्रवाई करेगा। इसके अलावा धारा 313 के तहत कोर्ट को यह पावर है कि वो किसी भी स्टेज पर कभी भी एक्यूज से सवालात कर सकता है। हम लोग 313 का बयान कहते हैं कि 313 का बयान हो गया क्या? 313 का बयान बड़ा महत्वपूर्ण बयान होता है एक्यूज का, और एक्यूज से वो किसी भी स्टेज पर 313 का बयान ले सकता है, और एक बार नहीं, जब चाहे तब उससे पूछ सकता है, क्लैरिफिकेशन ले सकता है। ऐसा कहना गलत होगा कि साहब बयान एक बार ले लिया गया, उसको जब भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है
वो क्लैरिफिकेशन ले लेगा उससे और एक्यूज को पूरी बात बताएगा कि ये तुम्हारे खिलाफ आया, तुम क्या बोल रहे हो। एक्यूज अगर उस पर कोई एक्सप्लेनेशन करना चाहता है किसी भी स्टेज पर, तो वो कोर्ट से कह सकता है कि मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, कोर्ट को अगर उचित लगता है तो वो उस पर एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। ठीक, ये 313 का बयान है, क्योंकि एक्यूज की जिंदगी और मौत का सवाल, जिसको मरना था वो तो मर गया, अभी एक्यूज की जिंदगी मौत डिसाइड होनी है। इसलिए एक्यूज के 313 के बयान में वो किसी भी स्टेज पर पूछ सकता है, और ऐसे बयान लेते समय उसकी कोई ओथ वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उस पर कोई ओथ वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो उससे पूछता है और मना कर देता है तो मना करने पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाता, वो बयान गलत देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक्यूज जो मर्जी बोले, भाई हीरो है इस फिल्म का उस कोर्ट में जिसके खिलाफ सब कुछ अब चल रहा है, तो अब उसके खिलाफ चल रहा है, वो अपने फेवर में दे, अपने एंगेज में जो चाहे सो बोले, कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगा और उसकी फीलिंग को महसूस करेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसके बयान के आधार पर कोई फाइंडिंग नहीं होगी। बट द स्टेटमेंट द एक्यूज शैल बी डील्ड एज ए विटनेस, वो एक स्ट्रॉन्ग विटनेस होता है एक्यूज डिफेंस के लिए। एक्यूज एक डिफेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग विटनेस होता है, इसलिए एक्यूज के बयान को बाकायदा रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन ऑन ओथ नहीं लिया जाता। ठीक है, नाउ जो भी आपने विटनेसेस एग्जामिन किए हैं, एक्यूज का एग्जामिनेशन किया है, उस बयान की रिकॉर्डिंग धारा 281 के तहत होनी चाहिए। धारा 281 के तहत उस बयान की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कोर्ट 281 में चाहे वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, उसके बयान को रिकॉर्ड करता है। अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से छोटा मजिस्ट्रेट है तो बाकायदा रिकॉर्ड करके खुद सिग्नेचर करता है और उसके भी सिग्नेचर करवाता है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या इससे ऊपर का मजिस्ट्रेट है तो वो मेमोरी के लिए अपने कुछ पॉइंट बनाता है। लेकिन इन प्रैक्टिकल हमने कहा कि 283 में हाई कोर्ट को पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है कि किस तरह से बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट डायरेक्शंस, अब बयान चाहे नीचे लिया जाए चाहे सेशन लिया जाए, जो भी बयान ले रहा है वो ऑन पेपर ही रिटन में लेगा। ठीक, लेकिन जहां पर समरी ट्रायल चल रहा हो, समरी ट्रायल के मामले में ऐसा बयान पूरा लिया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, दस्तखत करे जाए, जरूरी नहीं। समरी ट्रायल में सुनता है बात, मेमोरी के लिए बना लेता है और उस पर ऑर्डर कर देता है। ठीक है, धारा 315 इसमें कह रही थी कि एक्यूज पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस, एक्यूज एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। ठीक, धारा 316 में एक बड़ी खास बात है कि किसी भी एक्यूज्ड को, किसी भी विटनेस को इन्फ्लुएंस में नहीं लिया जा सकता। इन्फ्लुएंस में उसका बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया जा सकता। वो इन्फ्लुएंस उसको प्रॉमिस के द्वारा किया जाए, उसको कुछ प्रलोभन देके किया जाए, उसको कुछ और कह के किया जाए, किसी भी विटनेस का स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर किसी भी प्रलोभन के तहत नहीं हो सकता, किसी भी इंड्यूसमेंट के तहत बयान रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऐसा एविडेंस एक्ट की धारा 24 भी बोलती थी। एविडेंस एक्ट की धारा 24 ये कहती थी कि कोई भी बयान जो कि इंड्यूसमेंट से लिया गया हो, प्रॉमिस के तहत लिया गया हो, या कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिया गया हो, या किसी क्रुएलिटी के तहत लिया गया हो, वो स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं होता। ठीक, तो यहां पर उसने कहा अब कोर्ट का मामला है, धारा 316 के तहत कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के अंदर कोई भी इन्फ्लुएंस में बयान रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, किसी का भी। ठीक है, अब एक्यूज्ड के जो जिसको डिटेन करके रखा गया है, उस एक्यूज्ड की प्रेजेंस कैसे सिक्योर हो अदालत में। एक्यूज्ड की प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए वो सेक्शन 267 और सेक्शन 271, 267 से लेकर 271 तक में ये प्रावधान दिए गए हैं कि एक्यूज्ड अगर किसी कन्फाइनमेंट या डिटेंशन में है तो उसको डिटेंशन के तहत डिटेन करके रखा गया है, उसको अदालत में लेके आइए। यानी कि वो पुलिस कस्टडी में है या वो जेल में डिटेन करके रखा गया है, तो जेल अथॉरिटीज की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी प्रेजेंस कोर्ट में सिक्योर करे जब भी कोर्ट उसको बुलाए। लेकिन ऐसे मामलों में
धारा 267 के बाद 68, 69 और 70, 71 बात करती हैं, तो वो ये कहती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी के लिए अनुचित समझती है, स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी के लिए कहती कि ये बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल है, इसको अदालत में नहीं ले जाना चाहिए, इसको अदालत में ले गए तो ये भाग जाएगा, वो किसी और दफा के तहत कहीं पर भी रिमांडेड है या वो कहीं और बंद करके रखा गया है, तो ऐसा ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसी रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है कि इस एक्यूज को फिलहाल अदालत में नहीं ले जाना है जब तक कि ये डिटेन करके रखा गया है, या वो बीमार है या जेल अथॉरिटीज एब्सेंट हैं या कोई ऐसी असिस्टेंस नहीं मिल पा रही जिससे कि उसकी सेफ्टी की जा सके। ये कोई भी सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस में एक्यूज की प्रेजेंस जरूरी नहीं कि हो ही जाए। हाँ बिल्कुल, जेल में भी जा सकता है, जेल में जाकर रिकॉर्ड कर लेगा बयान, इस सब काम हो सकते हैं। मोस्टली मजिस्ट्रेट क्या करता है, वो कमीशन अपॉइंट कर देता है ऐसे मामलों में, और कमीशन जाके वहां पर बयान रिकॉर्ड करके कोर्ट में लगा देता है कि हमने बयान ले लिया, और कोर्ट उस बयान को मानती है। ठीक है, अब कोर्ट में अगर कंटेम्प्ट हो जाए तो धारा 345 से कंटेम्प्ट शुरुआत होती है। वो कहता है कि अगर कोई कंटेम्प्ट कोर्ट में हो, कोर्ट की कोई कंटेम्प्ट हो, तो क्या होगा, कहता है कि ऐसे मामलों में अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है तो 200 रुपए से अनधिक का जुर्माना कर सकती है, और 200 रुपए न जमा करने पर 1 माह का जुर्माना कर सकती है यदि कंटेम्प्ट धारा 175, 178, 179, 180 और 228 आईपीसी के तहत हुआ है। तो एक बार फिर आईपीसी की धारा 175, 178, 179, 179, 180 और 228 के तहत अगर कंटेम्प्ट हुआ है तो कोर्ट को यह पावर बनती है कि कोर्ट उस पर उस कंटेम्प्ट के लिए तुरंत उसको पनिश करे, 200 रुपए से कम का जुर्माना लगाए, और अगर न जमा करे तो 1 महीने तक की जेल भेज सकता है। ठीक है, और इससे ज्यादा का अगर कोर्ट को लगता है तो धारा 346 में आ जाएंगे। फिर अगर पनिश करने की जरूरत पड़ती है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उस मामले में कोर्ट दूसरी कोर्ट को मैटर रेफर कर देगी, क्योंकि कॉग्निजेंस दूसरी कोर्ट लेगी, ये कंप्लेनेंट बन जाएगा ये कोर्ट। अगर ज्यादा का पनिशमेंट देने के उसको लगता है कि इसमें पनिशमेंट ज्यादा है और इसने कंटेम्प्ट किया है मेरे सामने, तो वो कोर्ट उस समय कंप्लेनेंट बन जाएगी और दूसरी अदालत में केस कमिट कर दिया जाएगा, और दूसरी अदालत अब इस अदालत का भी बयान लेगी, इस मजिस्ट्रेट का बयान या जज का बयान लेगी, और बाकी की कार्रवाई अब दूसरी अदालत करेगी। ठीक है, धारा 346 के तहत कोर्ट में अगर आंसर देने से मना कर दे कोई व्यक्ति, 349 के तहत पनिशमेंट का प्रावधान है 7 दिन से कम। अगर कोई विटनेस कोर्ट में अटेंड होने से मना कर दे और कोर्ट को लगता है कि विटनेस की अटेंडेंस बहुत जरूरी है, धारा 350 के तहत उसमें वो 100 रुपए से कम का जुर्माना उसके ऊपर लगा सकता है। 350 के तहत वो 100 रुपए से कम का जुर्माना उस पर लगा सकता है। और यदि 344, 345, 349 और 350 जो पीछे कंटेम्प्ट वाली धाराएं हमने पढ़ी हैं, इन धाराओं के तहत कोई पनिशमेंट दे दिया गया है तो वो अपीलेबल धारा 351 में वैसे ही होंगी जैसे कि वो किसी और केस में अपील होती। उस अदालत की अपील जिस अदालत में भी जाएगी उसी अदालत में इसकी भी अपील जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो।